हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेलअप चैनल वेलअप साइकोलॉजी। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर कैसे करते हैं, इसको आज हम देखेंगे। ये हमारे क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के पार्ट 4 है और इसके पहले पार्ट 1 to 3 में हमने बहुत कुछ कवर किया है। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वीडियोज़ है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, अब सवाल यह आता है कि क्यों कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, यानी वाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। इज इट ड्यू टू देयर हेरिडिटी, क्या ये उनकी हेरिडिटी की वजह से होता है। हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स, जो जीन्स है या फिर जो बायोलॉजिकल जो फंक्शन है, बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से है। और इज इट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर वो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में है क्या उसके वजह से लोग इंटेलिजेंट बनते हैं, या फिर जैसी उनकी जेनेटिक्स है, जैसी उनकी हेरिडिटी है, क्या उसके वजह से वो लोग इंटेलिजेंट है। अब ये जो सवाल उठ के आया है, इस सवाल के जवाब देने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी हमारे साइकोलॉजी में है, जिसको हम नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी या फिर नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपके 12th में बहुत छोटा करके दिया है, जब आप हायर स्टडीज़ करोगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत कुछ क्लियर भी हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ ऐसा होता है कि दिस वर्सेस दैट, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। अब ये जो नेचर है यानी जो हेरिडिटी है, जो बायोलॉजी है, इसके लिए जब हम पॉइंट्स देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा दो तरीके से। एक तो ट्विंस के ऊपर स्टडी हुई थी, वहाँ से हमको मिलेगा, और दूसरा एडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर भी स्टडी हुई थी, वहाँ से भी कुछ कंक्लूजन निकल के आया है। दोनों को मिला के हम देखेंगे। तो पहला जो है ट्विंस के बारे में बात करता है। सो ट्विंस अगर सेपरेट हो जाते हैं चाइल्डहुड में, तभी वो लोग कंसिडरेबली सिमिलरिटी दिखाते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक में। तो ट्विंस के ऊपर जब स्टडी हुआ तब बताया गया कि अगर कोई ट्विंस है, जो दो अगर ट्विंस हैं और उनकी अगर सेपरेशन बहुत बचपन में भी हो जाती है, तब भी उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनकी जो पर्सनालिटी है और जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें सिमिलर लेवल के या फिर कंसिडरेबली बहुत सिमिलर पाया जाता है उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल, पर्सनालिटी और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। यानी जो हमारी बायोलॉजी है, क्योंकि दो ट्विंस है, अगर उनकी सेपरेशन भी हो जाती है तब भी उनकी जो बायोलॉजी है वो तो सेम है और ये तो बदलता नहीं है। यानी जो हमारा इंटेलिजेंस है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। मुद्दे की बात ये निकल के आता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट भी किया जाता है तभी उसका जब हम इंटेलिजेंस को देखेंगे, दैट इज़ मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल रेदर देन एडॉप्टिव पेरेंट्स। तो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट भी किया गया है तभी अगर हम देखेंगे उसके इंटेलिजेंस को जांच करके, परख करके, हम देखेंगे कि जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनसे इसका इंटेलिजेंट लेवल ज़्यादा मैच कर रहा है कंपेयर टू जो अडॉप्ट किया है उन पेरेंट्स के साथ। तो ये दो पॉइंट्स ने हमें बताया कि जो इंटेलिजेंस है, हमारा इंटेलिजेंस हमारी जो बायोलॉजी है, जो जीन्स है, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन अब यहीं पे रुकने वाले तो है नहीं, क्योंकि नर्चर तो पीछे से आ रहा है। तो अब नर्चर क्या बोलेगा अपने हित में, अपने बारे में, अपने आप के बचाने के लिए क्या काउंटर पॉइंट्स देगा, ये देखने में बहुत इंटरेस्ट है। सो नर्चर बोल रहा है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जो चिल्ड्रेन जब वो मतलब ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा वो हुआ कि बायोलॉजी के वजह से, जीन्स के वजह से किसी बच्चे का सिमिलर हो जाता होगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट children grow in age, their intelligence level tends to move closer to that of their adoptive parents. तो अब नर्चर बोल रहे हैं कि ठीक है, मान लिया बच्चा एडॉप्ट किया तब भी उसका इंटेलिजेंट लेवल पेरेंट्स से आ रहा है, जिन जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे मैच कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करेगा अपनी एज में, वैसे वैसे उसकी जो इंटेलिजेंट लेवल है वो क्लोज़र मूव करेगी किनसे, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनसे। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका जो इंटेलिजेंट लेवल है वो जिन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है उनकी तरह बन जाएगा। ओके, ये बात बोला है। दूसरा एक और बात बोला है दैट ये भी बात है कि ठीक है, अगर कोई जो से ट्विंस है, हमने बोला कि ट्विंस की अगर सेपरेशन भी हो जाती है तभी उनके इंटेलिजेंस लेवल लगभग सिमिलर रहता है। लेकिन
अगर बच्चे का एनवायरनमेंट में ही डेप्रिवेशन है तो उससे क्या होगा, उसकी इंटेलिजेंस जो है लोअर हो जाएगी। वेल रिच न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड क्वालिटी स्कूलिंग इंक्रीज इंटेलिजेंस। तो अगर कोई दो ट्विंस हैं, उनका बायोलॉजी में या फिर जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनका बहुत हाई इंटेलेक्ट है, लेकिन उस बच्चा जिस एनवायरनमेंट में गया है वहाँ पे वो एनवायरमेंटली डिप्राइव्ड है, उसको ना अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, ना क्वालिटी स्कूलिंग मिला है, तो वो बच्चा डमी बनेगा या फिर उतना इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई बच्चा है जो बायोलॉजिकली उतना इंटेलेक्ट नहीं है लेकिन उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट में डाल दिया गया है जहाँ पे उसको रिच न्यूट्रिशन, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, तो उसके इंटेलिजेंट लेवल भी आगे बढ़ जाएगी। तो दोनों ने अपना काउंटर पॉइंट्स दिया है, लेकिन इससे अभी एक कंक्लूजन निकल के आता है जो कि नोट करना है, इम्पॉर्टेंट है। सो बात यह है कि द इंटेलिजेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो इंटेलिजेंट है ये एनवायरनमेंट और जो हमारा हेरिडिटी है उन दोनों से मिलके बनता है, किसी एक का इन्फ्लुएंस नहीं है। इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये है कि जो हमारी हेरिडिटी है ना वो एक रेंज सेट करता है कि यहाँ तक इसकी इंटेलेक्ट हो सकती है, लेकिन जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ किसी को मिलता है उससे पता चलता है कि उस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कहाँ तक शेप हो सकती है। यानी हेरिडिटी से हम देख सकते हैं कि इसका रेंज कितना है, कहाँ तक इंटेलिजेंट बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ से पता चलता है कि उसके पोटेंशियल कितना है। सो वो अगर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच सकता है कि नहीं, वो हमें पता चलता है एनवायरनमेंट से, लेकिन उसकी एक्चुअल में पोटेंशियल कितनी है वो हमें पता चलता है हेरिडिटी से। समझ में आ गई ना? ओके। अभी हमने देख लिया कि अगर बढ़ता है घटता है इंटेलिजेंस, सब कुछ देख लिया, लेकिन बढ़ रहा है, घट रहा है, ज़्यादा है, कम है इंटेलिजेंस या फिर इंटेलेक्ट, वो देखेंगे कैसे? जब हम इसको एसेस करेंगे तब ना देख पाएंगे। तो अब हम चलते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पर। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो बता देना, और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल बिलव्ड कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मैं ये नोट्स भेज दूँगी। ओके। सो 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कि हम कहते हैं मेंटल एज, MA के नाम से हम उसको जानते हैं, और उसी से हम इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेजर कर पाते हैं रिलेटिव टू द पीपल ऑफ हिज और हर ग्रुप। यहाँ पे एक कैच है कि मेंटल एज के कॉन्सेप्ट से हम किसी के इंटेलेक्ट को मेजर कर पाते हैं, लेकिन किसके कंपेयर में मेजर करते हैं, कोई सेट स्टैंडर्ड क्या है, तो वो सेट स्टैंडर्ड है कि उसके सिमिलर एज के बच्चों से या फिर सिमिलर एज के एज ग्रुप से ही हम कंपेयर करके निकालते हैं। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रोनोलॉजिकल एज, ये होता है बायोलॉजिकल एज। जैसे अगर मेरी क्रोनोलॉजिकल एज मानो अभी 22 है, और अगर मेरा मानो मतलब ऐसे कैलकुलेट करके मेरा मेंटल एज निकाला गया है कि वो 25 है मेरा मेंटल एज, तो मेरा क्रोनोलॉजिकल एज से मेंटल एज ज़्यादा होगा। तो हो सकता है तो अगर ऐसा होगा कि अगर मेरा मेंटल एज ज़्यादा होगा, क्रोनोलॉजिकल एज कम होगा, तो मैं इंटेलिजेंट कहलाऊंगी क्योंकि मैं अपनी बायोलॉजिकल एज से ज़्यादा मैच्योर हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मेरा क्रोनोलॉजिकल एज 22 है लेकिन मेरा मेंटल एज अगर 18 आता है तो मैं क्या होंगी, मैं मेंटली रिटार्डेड कहलाऊंगी। और यही कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन, जहाँ पे अच्छा आ गया क्या, ओ अच्छा इधर ही है। ओके। सो एक जो ब्राइट चाइल्ड है उसका मेंटल एज ज़्यादा होगा क्रोनोलॉजिकल एज से, और डल चाइल्ड होगा उसका मेंटल एज कम होगा। तो वही अभी जो मैंने कहा कि अगर मेरी 22 क्रोनोलॉजिकल एज है, मेंटल एज अगर मेरी 25 होगी तो मैं ब्राइट कहलाऊंगी, और अगर मेंटल एज मेरी 18 होगी तो मैं डल कहलाऊंगी। ओके, डल या फिर मेंटली रिटार्डेड। सो वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे आपने समझा होगा ना, मीम एक बार वायरल हुआ था, क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह जी कहते हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है शुरू कहाँ से हुआ है, बर्थ कहाँ से हुआ, इसकी पैदाइश कहाँ से हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है वो समझिए। तो क्रोनोलॉजी का मतलब, क्रोनोलॉजिकल एज माने जो एज हमें बर्थ से मिला है। जैसे अगर आप अभी आपका एज 18 है तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज 18 है। ओके। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है रिटार्डेशन। So retardation was defined by Binet and Simon as being 2 mental age years below the chronological age। तो अगर किसी की chronological age मानो 18 है और उसकी mental age अगर 16 है,
माने क्रोनोलॉजिकल एज से अगर वो 2 साल छोटा है तो वो क्या होगा, हम रिटार्डेड कहलाएंगे। मतलब जिसका होगा उसको हम मेंटली वो रिटार्डेड है, या फिर इसी कॉन्सेप्ट को रिटार्डेशन कहते हैं, जहाँ पर किसी बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज से उससे मेंटल एज 2 साल कम होती है। जैसे टू जैसे बी कहाँ क्या लिखा है, अच्छा, एज बीइंग 2 मेंटल एज ईयर्स, 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। तो 2 मेंटल एज ईयर्स माने क्रोनोलॉजिकल एज -2। समझ में आ गई बात? ओके। अभी इन 1912, तो 1905 में तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। अब 1912 में विलियम्स दैट ने जर्मन साइकोलॉजिस्ट डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया है और उसका एक फॉर्मूला भी दिया है, क्योंकि इसके पहले मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज तो था ही, तो उनके लिए आसान था। तो उन्होंने बोला कि आईक्यू हम कैसे मेजर करेंगे, किसी का हम मेंटल एज लेंगे, फिर किसी का हम क्रोनोलॉजिकल एज लेंगे, मतलब मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से इंटू करेंगे, तभी हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको मिलेगा। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है। ओके, सो आईक्यू स्कोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट द स्कोर्स ऑफ मोस्ट पीपल टेंड टू फॉल इन द मिडिल रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनली फ्यू पीपल हैव ईदर वेरी हाई और वेरी लो स्कोर। तो आईक्यू ज़्यादातर बीच में आता है, माने जो क्या कहते हैं उसको, अच्छा चलो इधर डायग्राम मैंने लिया हुआ है, मैं इधर ही दिखा देती हूँ। अच्छा, सो ये जैसे हमारा अगर मीन है और ये नंबर ऑफ पर्सन अगर है, तो ये हम ऐसे अगर ग्राफ आएगा तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एवरेज आईक्यू ये होगा। तो एवरेज आईक्यू कितना है, 100 इज़ द एवरेज आईक्यू, ये आपको याद रखना है। और बहुत ही कम लोग होंगे जो ज़्यादा आईक्यू वाले होंगे, मतलब 100 से ऊपर होंगे, और बहुत ही कम लोग होंगे जिनके 100 से कम भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो जो एवरेज आईक्यू है वो कितना है, 100 है। ये इमेज आपको ध्यान रखना है। सो यही कुछ लिखा है। सो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी हाई होती है वेरी हाई या फिर वेरी लो होती है। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आईक्यू स्कोर टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप्ड कर्व कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड द सेंट्रल वैल्यू कॉल्ड द मीन। तो ये सब तो पता ही है आपको कि ये जो कर्व है ये इसको एक बेल शेप कर्व बोला गया है, बेल शेप्ड। और इस कर्व को, टोटल कर्व को हमने नॉर्मल कर्व कहा है, नॉर्मल कर्व। और साथ के साथ एक और क्या बोला है हमें कि ये जो जिस तरीके का ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो बीच में है उसको हम मीन कहा है। तो ये तो आपको पता है ना, मीन मतलब क्या है, एवरेज। तो ये इस जगह को हमने मीन बोला है, एवरेज बोला है। तो ये तो आपको मैथ्स लिया है आपने, मैथ्स में आपको पता है। अगर मैथ्स नहीं भी लिया है तो बीच में यहाँ पे एवरेज आया है, और एवरेज मीन को ही हम एवरेज बोलते हैं। ओके, मतलब डायरेक्टली ऐसा मीन को एवरेज नहीं बोलते हैं, बट ऑलमोस्ट दोनों का कैलकुलेशन सेम ही है। अगर मैं ऐसे बोलूँगी कोई मैथ्स का बच्चा होगा तो ऑफेंड हो जाएगा, मेरे को बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको मानो कि मीन जो आईक्यू स्कोर है, यानी मीन या फिर एवरेज, मतलब हम अभी के लिए इन दोनों चीज़ को एक ही पकड़ के चल सकते हैं। सो तो एवरेज आईक्यू स्कोर या फिर जो मीन आईक्यू स्कोर है वो 100 होता है। और अगर 130 से ज़्यादा है तो वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है। और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड लोग कैसे हैं वो हम देखेंगे। और अगर किसी का 30, अरे 30 से नहीं, हाँ 30 से कम है, सो इंटेलेक्चुअली वो डिसेबल्ड होता है। ओके, 30 से नहीं, ये बेटा 70 से होगा, हाँ तभी मेरे को 70 से अगर किसी का कम है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। टेबल यहाँ पे हमने आपके एनसीईआरटी से ही उठाया है। सो अगर कोई किसी का एवव से 130 से ज़्यादा है तो वो बहुत सुपीरियर है, 120 से 130 के अंदर है तो वो सुपीरियर है, फिर 110 से 119 के बीच है तो वो हाई एवरेज है, और 90 से अगर 109 के बीच है तो वो क्या है, एवरेज है। तो यहाँ तक हमारा एवरेज आ जाता है। तो आप अगर देखोगे तो 50%, अगर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन देखोगे तो 50% लोग एवरेज आईक्यू के हैं। फिर इसके बहुत ही कम होते 16.1 लोग हैं जो हाई एवरेज में है। 6.7% ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ 100 सुपीरियर है। फिर 2.2% आउट ऑफ होल पॉपुलेशन इज़ वेरी सुपीरियर। और इसके नीचे अगर फिर वही बात है 16.1 लो एवरेज आएगा, 6.7 बॉर्डर लाइन पे आएगा, और 2.2 इंटेलेक्चुअली डिसेबल आएगा। तो इन दोनों को आप एक ही जैसे देख सकते हो। इसमें देखो इधर भी एक ही तरीके से जा रहा है, इधर भी एक ही तरीके से जा रहा है। और ये जो टेबल है ये किसके बेसिस पे बना है, ये वाला जो कर्व है ना इसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो बेल शेप कर्व है।
तो ये सेम ही है। अच्छा चलो मेरी ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ये सेम ही है। तो यहाँ पे मीन है, यहाँ पे 100 है, तो इधर जिस तरीके से घट रहा है इधर उसी तरीके से ये उठा भी है ना। ओके, सो इसके बाद हम अभी देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल वेरिएशन इन इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में भी अलग अलग तरीके के वेरिएशन है, और इसी से तो हमें पता चलेगा कि लोग इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंस के बेसिस पर डिफर कैसे करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही था। ओके, सो पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा, सेम विटामिन आपके लाइफ में, सॉरी लाइफ में नहीं, आपकी बॉडी में कम होगा तो विटामिन डेफिशिएंसी, सेम इंटेलिजेंस कम होगा तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। सो APAAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, views intellectual disability as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period। तो ये भी बहुत मुश्किल से लिखा है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि जो डेवलपमेंटल पीरियड है बेसिकली, जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वैसे तो जब कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक डेवलपमेंट होती रहती है। ये हम ग्रोथ और डेवलपमेंट जब आप पढ़ते हैं तब हम पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में आप इसको बहुत और अच्छे से पढ़ते हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो आपका जो ये ओवरऑल जो डेवलपमेंटल का पीरियड है, उसी पीरियड में अगर आपके जो एडप्टिव जो बिहेवियर है, यानी डेली लाइफ में काम करने के लिए जो भी बिहेवियर आपको एडप्ट करनी होती हैं, उनमें अगर कोई डेफिशिएट्स, उनमें अगर कोई कमी आ रही है तो हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। और ये किसने बोला है? AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। आप चाहो तो इस वाली जो ये जो एक डेफिनेशन के तौर पे है, इसको आप याद भी रख सकते हो, काम आएगा। ओके, सो a person must show significantly sub-average intellectual functioning. Person having IQ below 70 are judged to have sub-average intelligence. तो किसी इंसान में अगर IQ जो 70 से नीचे है तो उसको हम सब एवरेज करके बोलते हैं। जैसे ये टेबल में हमने देखा था ना, जैसे 70 से अगर नीचे है तो क्या है? इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। तो वही बात है, सब एवरेज यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल होना, अगर 70 से नीचे है तो। सो द सेकेंड रिलेट्स टू डेफिशिएट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, मीन पर्सन कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंट एंड डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरनमेंट। और जो डेफिशिएट होती है एडेप्टिव बिहेवियर में, जैसे हमने देखा ना कि एडेप्टिव बिहेवियर में डेफिशिएट होना और डेवलपमेंटल पीरियड में इसका पता चलना, इसका मैनिफेस्ट होना है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। तो ये जो एडेप्टिव बिहेवियर में डेफिशिएट होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जो डेली लाइफ की जो मतलब लाइफ में जो भी आपके एनवायरनमेंट से डील करना इफ़ेक्टिवली, उसमें आप क्या करते हो, आपको इंडिपेंडेंटली वो सब करने की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे किसी को अपने कपड़े सही से रखना नहीं आता है, कपड़े पहनना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, तो खाना खा पाना, कपड़े ढंग से पहन पाना, कपड़े ठीक से रख पाना, मतलब रख पाना नहीं, मतलब हाँ रख पाना, मतलब पहन अच्छे से पहन पाना, कैरी कर पाना, ये क्या होती है? ये बेसिक एनवायरनमेंट की मतलब ज़रूरत होती है, डेली लाइफ की ज़रूरत होती है, जिनसे कि एक नॉर्मल पर्सन बहुत अच्छे से डील कर लेता है। तो अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों से डील नहीं कर पा रहा है तो क्या कहेंगे? उनके जो एडेप्टिव बिहेवियर है उसमें डेफिशिएंसी है। ओके, बहुत अच्छे से समझ आइए ना। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं समझ आता है तो ऑफकोर्स आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। The third feature is that the deficit must be observed during the developmental period, that is between 0 to 18 years of age। तो हम अगर ग्रोथ को छोड़ दें, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेवलपमेंटल, हम अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो मोस्टली जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो 18 साल तक होती है। जैसे हमारा हाइट बढ़ना, फिर एडोल्सन एज में डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलप है ना, बहुत कुछ होता रहता है। तो अगर इसी वक्त पे ये जो डेफिशिएंसी है किसी में, कोई एडप्टिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, ये अगर उस टाइम पे पता चलता है तो ही इसको हम डेफिशिएंसी है करके मानेंगे, है ना। सो थर्ड, ये इसका थर्ड एक फीचर है दैट द डेफिशिएंट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, जो कि है 18 से 18 एज तक, मतलब 0 से लेके 18 एज तक। ओके, सो अभी यहाँ पे भी देखो क्या है कि जैसे हमने बोला कि अगर 70 से नीचे आ जाता है तो 70 से नीचे आ जाता है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल आ जाता है, लेकिन 70 से लेकर तो बहुत कम तक है ना,
मतलब 70 अगर है तो 70 से लेके 0 तक है। तो इसके बीच में भी अलग अलग स्टेजेस होंगे, जहाँ पे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके के डेफिशिएंसी होंगे, मतलब सॉरी डेफिशिएंसी नहीं, डिसेबिलिटी होंगे। तो वो कैसे होंगे, किस लेवल के हैं, उसको अगर हम थोड़ा देखें तो अगर किसी का जो आईक्यू है वो 55 से लेकर 70 के बीच तक है तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो माइल्ड है। उसके बाद अगर 35 से 40 तक है, 50 से 55 तक, मतलब जैसे 55 से लेकर 70 तक तो हो गया, 70 से लेके 55 तक तो हो गया क्या है कि माइल्ड है। फिर वही 55 से अगर किसी का 35-40 तक है तो उसका मॉडरेट है। फिर उसी में से अगर उससे भी ज़्यादा कम है, 35-40 से लेके 20-25 के बीच में है, तो बहुत ही सीवियरली डिसेबल है। और उसके अगर 20 से भी नीचे है, 20-25 से भी नीचे है, तो वो प्रोफाउंड स्टेज में है, मतलब वो बहुत डेंजरस, बहुत ही हालत ख़राब है, उस स्थिति बहुत ख़राब है उस स्टेज में। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा, मतलब आईक्यू कितने से कितने होने में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कौन सा लेवल आएगा, ये आपको याद रखना है ना। समझ में आ गई बात ना। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब तक तो हमने नीचे कितना नीचे जा सकता है वो देख लिया, मतलब कितना नीचे जा सकता है वो देख लिया। अभी हम देखेंगे कितना ऊपर उठ सकता है, कितना गिफ्टेडनेस होता है। तो जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चा लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, हायर परफॉर्मेंस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज़, क्योंकि उनमें पोटेंशियल ही बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी रहती है कि उनका परफॉर्मेंस का अच्छा होना तो तय है। तो इसमें एक स्टडी हुआ था 1925 ने, लिविस टर्मन ने स्टडी किया था, फॉलोड द लाइव्स ऑफ अबाउट 1500 चिल्ड्रन विद IQs ऑफ 130 एंड above to examine how intelligence was related to occupational success and life adjustment। तो उन्होंने 1925 में लुइस टर्मन ने क्या किया, 150 बच्चों को लिया जिनकी IQ 130 से ज़्यादा है, ये देखने के लिए कि जिनका ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो लोग लाइफ में कैसे एडजस्ट करते हैं और उनकी सक्सेस कैसी होती है, ऑक्यूपेशनल सक्सेस कैसी होती है। सो यहाँ पे उन्होंने देखा, या फिर हम अक्सर हम भी ये करते हैं कि टैलेंट बोलते हैं कि कोई बच्चा टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, इन दोनों को हम इंटरचेंजली भी यूज़ करते हैं कि कोई अगर टैलेंटेड है तो वो गिफ्टेड है, बट इन दोनों का मीनिंग जो है बहुत अलग है। या फिर हम उनको इंटरचेंजली भी यूज़ करते हैं लेकिन इनकी मतलब अलग है। अब वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सो गिफ्टेडनेस अगर किसी में होता है देन इट इज़ एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी shown in superior performance in a wide variety of areas। तो अगर कोई बंदा गिफ्टेड होगा तो उसकी सुपीरियर परफॉर्मेंस होगी बहुत तरीके के फील्ड में, अलग अलग वैरायटी में। मतलब कोई अगर बच्चा गिफ्टेड होगा तो वो मल्टीटास्कर होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होगा, उसको हर चीज़ अच्छे से आता होगा। लेकिन कोई अगर टैलेंटेड होगा तो टैलेंटेड होने का मतलब है कि उसकी जो हायर परफॉर्मेंस करने की जो फील्ड है ना वो बहुत ही नैरो है, और उसकी किसी स्पेसिफिक फील्ड में रिमार्केबल एबिलिटी होगी, मतलब किसी एक फील्ड में वो बहुत ज़्यादा माहिर होगा अगर वो टैलेंटेड होगा तो। लेकिन कोई अगर गिफ्टेड होगा तो वो बहुत सारी फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी। तो टैलेंटेड होना जैसे स्पिरिचुअली टैलेंटेड होना, सोशियली एस्थेटिक होना, ये सारी चीज़ें ओके। और जो बच्चा हाईली टैलेंटेड होता है उसको हम कहते हैं प्रोडिजियस। आपने अगर कोटा फैक्ट्री का सीरीज़ देखा होगा, कोटा फैक्ट्री देखा कि नहीं मेरे को पता तो नहीं है। तो कोटा फैक्ट्री में जो बैच था महेश्वरी का उसको हम प्रोडिजी कहते हैं, प्रोडिजी बैच। तो प्रोडिजी बैच में पढ़ना बहुत एक अच्छी बात थी, क्योंकि प्रोडिजी का मतलब होता है जिनकी हाई टैलेंटेड है। तो जो प्रोडिजी में होंगे वो हाई एबिलिटी होगी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट होगा उनका। ओके, अभी गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन शो अर्ली साइंस ऑफ सुपीरियरिटी, इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी उनमें बहुत जल्दी दिख जाती है। उनकी जो इन्फेंसी है या फिर जो अर्ली चाइल्डहुड है वो ज़्यादा अटेंशन स्पैन उनका होता है। उनकी गुड रिकॉग्निशन मेमोरी होती है, प्रेफरेंस फॉर नोवेल्टी, सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट चेंजेस एंड अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। तो आपने देखा होगा ऐसे बुक में, गिनीज बुक में नाम आता है, रिकॉर्ड में नाम आता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। कोई बच्चे का एज बहुत कम है लेकिन उसको सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल के नाम आता है, सारे अलग अलग स्टेट में कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है वो सब आता है। तो ये जो कुछ कुछ ट्रेड्स है ना,
ये सारी चीज़ें उनमें बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड या फिर इन्फेंसी पीरियड में, वो बहुत ही बच्चा वाला पीरियड में ही देखने को मिल जाता है। ओके, अभी अगर कुछ साइन हम देखें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो बच्चा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है उनके, सो उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो एडवांस होती है, क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बहुत एडवांस होती है, देन हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही स्पीड में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, देन सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, उनको उनकी जो डिस्क्रिमिनेट करने की मतलब चीज़ों को डिफ़र करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब डिफ़र करना ना, एक चीज़ को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो लोग अच्छे से चीज़ों को बाइफरगेट कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। देन क्या होगा, एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग आएगा, देन हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम उनमें होगा, मतलब उनमें लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी क्रिएटिव थिंकिंग ये भी होगा बहुत अच्छे से। फिर उनकी जो मोटिवेशन है, सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत अच्छे लेवल पे होगा। देन उनकी जो इंडिपेंडेंट और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे होंगी। ओके, सो प्रेफरेंस फ्रॉम सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग पीरियड, और ये लोग जो एकेडमिकली एक्टिविटीज़ है ना उस पर भी बहुत ही सॉलिटरी प्रेफरेंस करेंगे, मतलब एकेडमिकली वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे, या फिर जैसे नॉर्मली क्या करता है बच्चा, उसको उतना ज़्यादा देर तक पढ़ने का मन नहीं होता है, तो ये लोगों का ज़्यादा देर तक पढ़ने का मन होगा, उनका इंटरेस्ट ही होगा इन सारी चीज़ों में। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक नोट करना चाहेंगे तो नोट है कि टू रीच देयर फुल पोटेंशियल गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स बियॉन्ड दोज प्रोवाइडेड टू नॉर्मल चिल्ड्रन इन रेगुलर क्लासेस। तो अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है, उसको अपना पूरा पोटेंशियल तक पहुंचना है, हाईएस्ट पोटेंशियल तक, तो उसको अलग तरीके से स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। जो जनरली हम अटेंशन देते हैं उतने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा है 1 साल की एज में, उसको अगर सारे कंट्री की कैपिटल के नाम याद हैं, या फिर सारे कंट्री के जो फ्लैग के कलर्स है वो याद है, वो फ्लैग को देख के पहचान सकता है अगर कोई 1 साल का बच्चा है, तो नॉर्मली हम जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं, बोलो ए बी ये करके सिखाते हैं, फिर गोद में लेके खिलाते, ये करने से वो सीखेगा कहाँ से? उसको हमको स्पेशल अटेंशन दे के सारे फ्लैग दिखा दिखा के याद करवाना पड़ेगा। अगर हमें दिखेगा उसमें एबिलिटी है याद करने की, तो ही ना वो गिफ्टेड बन पाएगा बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ओके, ये अभी जैसे मैंने बोला ना करनी पड़ेगी, तो मुझे वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला दीपिका का वो आएगा, जैसे मैं बोलेगी वैसे तुमको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। कितना बड़ा है थोड़ा देख लेती हूँ मैं, तो इसके बाद अच्छा चलो ज़्यादा तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं ना इस टॉपिक को। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या है, कल्चर एंड इंटेलिजेंस। चलो ठीक है, ओके। सो इस टॉपिक को, इंटेलिजेंस वाले टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देंगे आज के इस लेक्चर में। ज़्यादा खींचना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो अभी इंटेलिजेंट को हमने देखा एसेस कैसे करते हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए क्या होगा, अलग अलग तरीके से हम टेस्ट करते हैं। मैंने अगर एसेस भी करना है तो एसेस करने के बाद मैंने जब हम टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा IQ इतना है, 70 है, 130 है, तो तब हम इसको एसेस करेंगे। लेकिन हम टेस्ट करके पता तो करें कि IQ कितना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। तो नाम से काम बन जा रहा है यहाँ पे कि इंडिविजुअल जो इंडिविजुअली किसी एक पर्सन को दिया जाता है एट ए टाइम, 1 पर्सन एट ए टाइम, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो टेस्ट करवा रहा है, उसको जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है उसके साथ एक रेपो बिल्ड करना पड़ता है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, एक रेपो बिल्ड करना पड़ता है, ताकि वो सब्जेक्ट जो है बहुत ही मतलब कंफर्टेबली उस टेस्ट को दे। इंडिविजुअल टेस्ट अलाउ पीपल टू आंसर ओरली और इन रिटन फॉर्म, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर देयर टेस्ट और इंस्ट्रक्शन। तो जो टेस्टर है वो जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन देता है उस हिसाब से ये लोग या तो ओरली जवाब देते हैं या फिर लिख के जवाब देते हैं। ओके, सेम गोज विथ ग्रुप टेस्ट, बट यहाँ पे बात ये है कि ये क्या है, सेवरल लोगों को एक साथ करवाया जाता है ये टेस्ट। और इसमें जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें सब्जेक्ट की फीलिंग्स को उतना वो नहीं दिया जाता है। जैसे इंडिविजुअल में कोई एक ही इंसान है
तो उससे पूरा रेपो बिल्ड करके बात करके उसकी फीलिंग्स दुनियादारी की बातें सुन के हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके के 100 लोग होंगे तो हम इंडिविजुअली किसी को प्रेफर नहीं कर सकते या फिर उतना ध्यान नहीं, अटेंशन नहीं दे सकते। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम जनरली जैसे सबको लेते, सबकी टेस्ट ले रहे हैं वैसे ही लेंगे, हम किसी को स्पेशल अटेंशन नहीं दे पाते हैं। और इसी में क्या होता है कि आंसर जो है ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि 100 लोग एक साथ टेस्ट दे रहे हैं तो हम बस 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनको जो मन आएगा उसमें वो लोग टिक कर देंगे। ओके, उसके बाद आता है वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस। तो वर्बल का मतलब है जो बोल के या फिर लिख के करना पड़ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेट पीपल को किया जा सकता है, मतलब लिटरल पीपल को ही इस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। लिटरेट मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि जो पढ़ लिख पाएंगे वही तो ओरली बोल पाएंगे अच्छे से या फिर लिख पाएंगे। तो ओरली देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो नहीं पढ़ते क्या वो लोग बोल नहीं पाते हैं? ऑफ कोर्स पाते हैं, लेकिन ये लोग पढ़ के बोल पाएंगे या फिर ये एक तरीका है कि टेस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, बाउंडेशन नहीं है है ना। मैं खुद बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलेंगे, ऐसे होते हैं लोग, क्योंकि हो सकता है मैं अभी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी ना। मैं तो ठीक है अभी भी पढ़ाती हूँ, पर पहले मैं ज़्यादा बैच में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती थी, अभी 1-2 लोगों को बस होम ट्यूशन देती हूँ और अपना काम जो मेरा जॉब है वो करती हूँ, और आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। इसलिए मेरे को पता है कि बच्चा कैसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है क्योंकि खुफिया दिमाग होता है, सबका पता है। जो नॉन वर्बल है, जो नॉन वर्बल यानी यहाँ पे वर्बली कुछ भी बोलने का करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम पिक्चर्स के बेसिस पे लेते हैं, पिक्चर या फिर इलिस्ट्रेशन से हम लोगों का टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट एग्जाम्पल के नाम से तौर पर अब याद रखो, RPM टेस्ट, रावंस प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट। In this test, subject examine the incomplete pattern and choose a figure from the alternative that will complete the pattern। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि ये क्या होता है, पिक्चर्स के बेसिस पे होता है या फिर इलस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो RPM जो होता है, RPM में क्या होता है बेसिकली कि ये देखो मेन बॉक्स है, तो यहाँ पे ये पार्ट मिसिंग है, ये कौन सा पार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 से आपको टेस्ट करके बताना है। इससे पता लगेगा कि आप कितना विजुअली मतलब विजुअली, हाँ विजुअली एक्टिव हो, कितना देख के समझ सकते हो। आपने कोई वैसे ओलंपियाड या ये सब दिया होगा ना, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा नवोदय से है तो उसने जब JNBST का एग्ज़ाम दिया था, मैं तो नवोदय से हूँ, तो उसमें भी आपको ये इस तरीके के टेस्ट देखने को मिले होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस से भाई नाम से पता लग रहा है कि कुछ परफॉर्म करना है, सब्जेक्ट को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। परफॉर्म टास्क जैसे कि कॉस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखो, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको कुछ मैनिपुलेट करना है, यानी कुछ परफॉर्म करना है उसके साथ। ओके, सो इस टेस्ट का एक मेजर डिसएडवांटेज ये है, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज सॉरी माय बैड। एडवांटेज ये है कि ये अलग अलग कल्चर के लोगों को भी एक साथ कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे करना है, बोलना कुछ नहीं है, पढ़ना भी कुछ नहीं है, करना है। तो काम करना है, काम तो एक काम को अलग अलग कल्चर के लोग जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे हम भी, मैं बंगाली कल्चर से हूँ, मैं भी खाना बना के खाती हूँ, कोई दूसरे कल्चर से वो भी खाना बना के खाता है। तो अगर टेस्ट होगा खाना बनाने का, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा कि कौन अच्छे से खाना बना सकता है, तो वो कोई भी कल्चर से होगा वो बना सकता है। तो इसमें सिर्फ परफॉर्म करना है। तो इसका एक एडवांटेज ये है, ये आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो कि ये अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कल्चर फेयर टेस्ट और या फिर कल्चर बायास टेस्ट। तो कल्चर फेयर टेस्ट कहाँ पे, अच्छा सो कल्चर, मैं एक्चुअली देख रही थी नीचे कितना बचा है। सो कल्चर फेयर टेस्ट में वो टेस्ट जो कि कल्चर को फेवर करता है ना, जो कि कल्चरली अप्रोप्रिएट है, दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। मतलब कल्चर को फेवर करता है, कल्चर को अप्रोप्रिएट तरीके से अप्रिशिएट करके किसी भी कल्चर के लोगों को वो टेस्ट हम करवा सकते हैं, जो कि है इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि दे एसेस एक्सपीरियंस कॉमन टू ऑल कल्चर और हैव क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज यूजेस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके के टेस्ट होंगे जहाँ पर लैंग्वेज की उतनी बातें नहीं है। तो अगर लैंग्वेज की उतनी बातें नहीं है तो क्या होगा, किसी भी तरीके के कल्चर के लोग होंगे उनके लिए कॉमन होगा ये करना। जैसे हमने परफॉर्मेंस टेस्ट देखा है ना, तो परफॉर्मेंस टेस्ट एक कल्चर
फेयर टेस्ट है। अब कल्चर बायास क्या है? बायास वही होगा जहाँ पे क्या होगा, जो कल्चर को फेवर नहीं करेगा। बायास टेस्टिंग इज व्हेन द स्कोर ऑन एन असेसमेंट वेरी बेस्ड ऑन टास्क टेस्ट टेकर्स कल्चर रिगार्डलेस ऑफ देयर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बीइंग टेस्टेड। कल्चर बायास्ड है मतलब जहाँ पे लोग कल्चरली बायास्ड होंगे किसी एक कल्चर को, या फिर जो टेस्ट जो ले रहा है उनके कल्चर को वो फेवर करेंगे और बाकी कल्चर के लोगों को थोड़ा बायास्ड होंगे, बाकी कल्चर के लोगों के साथ थोड़े बायास्ड होंगे। यानी कल्चर को उतना क्या नहीं करेंगे, कल्चर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। जो टेस्ट वो है कल्चर बायास टेस्ट। ओके, उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया। इसमें क्या है कि अभी हमने इंटेलिजेंट टेस्ट ये तो नॉर्मली देखा क्या होता है कैसे होता है। अब हम इंडिया में अगर देखेंगे तो जो SM मोहसिन है उन मेड ए पायनियरिंग अटेम्प्ट इन कंस्ट्रक्टिंग इंटेलिजेंट टेस्ट इन हिंदी इन 1930। तो इंडिया में ज़्यादातर हिंदी बोला जाता है, तो हिंदी में इंटेलिजेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किसने किया है? SM मोहसिन ने किया। CH राइस अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बिनेट्स टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी। जो बिनेट का टेस्ट है उसको उर्दू और पंजाबी में स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किसने की है? CH राइस। देन महालनोबिस अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बिनेट टेस्ट इन बंगाली। बंगाली में भी करने की कोशिश की है, खैर अभी मैंने देखा नहीं, मैं देखूंगी इसको। ओके, फिर Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing out 130 tests of intelligence in India that were available in various language। तो 130 टेस्ट को उन्होंने क्या किया है? लिस्ट आउट किया है लॉन्ग और मेहता ने, और उन्होंने एक हैंडबुक बनाया था जो कि अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट NLEPT एट द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज़ डॉक्यूमेंटेड इंडियन टेस्ट। तो जो हमारी NCERT में है, NCERT में जो इंडियन टेस्ट है उन टेस्ट को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। और इनमें से सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर अगर टेस्ट है, अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि बहुत कुछ बता दो इंडियन टेस्टिंग के बारे में, तो आपको ये पूरा जो भी कहानी है बता देना है। तो इस पे सारे टेस्ट में एक टेस्ट है भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज क्वाइट पॉपुलर अमंग ऑल द टेस्ट दैट हैज़ बिन लिस्टेड इन द NCERT आउट ऑफ 103 टेस्ट। ओके, उसके बाद ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट है इसके भी कुछ क्या है मिस यूजेस है। अब हर जगह 2 नंबर ही तो आ ही जाता है, तो इसके भी कुछ मिस यूजेस है। क्या है कि सम परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट में अटैचेस स्टिग्मा टू चिल्ड्रन एंड देयर बाय एडवर्सली अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी बच्चे को टेस्ट किए हैं, उसका थोड़ा IQ कम आया है, तो इसके साथ उसका एक स्टिग्मा जुड़ जाएगा कि ये तो थोड़ा मंद बुद्धि है, थोड़ा डल है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है ये अफेक्ट होगा, उसका जो सेल्फ इस्टीम है सब कुछ गिर जाएगा। फिर ये जो टेस्ट है ये इनवाइट करेगा पेरेंट्स से, टीचर से और एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट करना। वही बात है कि अगर किसी को पता लगेगा कि कोई वीक है तो उसको पोक करने में सब लगे रहते हैं, उसको टोकने में सब लगे रहते हैं, यही होता है सोसाइटी में। तो अगर यही होता है, ये अगर टेस्ट के थ्रू पता लग गया है तो लोग और उसके पीछे पड़ जाएंगे, यही बात है। देन एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट बायस्ड इन फेवर ऑफ द मिडिल क्लास एंड हायर क्लास पॉपुलेशन में अंडर एस्टिमेट द IQ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब अगर कोई टेस्ट को इस तरीके से बायास किया जाता है जो कि लोगों के जो फिनेंशियल स्टेटस है उसके ऊपर बेस करके हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो मिडिल क्लास से आता है या फिर जो हायर क्लास से आता है, तो उसमें क्या करेंगे, लोगों का एक जनरली बायास रहता है कि जो हायर क्लास से आएगा उसका ही IQ ज़्यादा होगा, जो गरीब होगा बच्चा उसका IQ थोड़ा कम होगा। ऐसे बहुत मूवी बनाता है ना कि तुम गरीब हो तुम्हें क्या ही आता होगा, इस तरीके से करके फिर उसको थोड़ा रोकते हैं टोकते हैं, फिर बाद में देखते हैं वही बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाता है। ऐसी तो मूवीज़ बहुत है, तो यही चीज़ है। देन इंटेलिजेंट टेस्ट do not capture the creative potentials and practical side of intelligence and also do not relate much to success in life. Intelligent can be a potential factor for achievement as various sphere of life। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर टेस्ट में किसी का IQ ज़्यादा भी आता है लेकिन उससे ये गारंटी नहीं होता है कि उसमें क्रिएटिव पोटेंशियल होगा। सिर्फ IQ से तो लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या होगा,
आगे बढ़ने के लिए उसमें प्रैक्टिकल साइड होनी चाहिए, उसमें ईक्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आईक्यू हो सकता है एक पोटेंशियल फैक्टर कुछ स्पेयर ऑफ लाइफ में सक्सेस पाने की, लेकिन जीवन में ओवरऑल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ आईक्यू से काम नहीं चलेगा। तो ये भी पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि कितना ही आईक्यू टेस्ट करवा ले, लेकिन काम धंधा उतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि आईक्यू से सब कुछ नहीं होता है। यही बात है। और इसको आईक्यू से नहीं होता है, किससे होता है? ईक्यू होता है। और ईक्यू को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब तक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे PDF आ जाएगा। थैंक यू।